Assalamu alaikum and welcome to the podcast. It's a real pleasure having you here. This is our first time talking to someone with a rich literary background. So we're really excited about... Thank you for having me. Yeah, most of our previous guests have been tech people. Yeah, so we really wanted कि अब कोई arts का बंदा भी आए. Especially because हम लोगों का भी hidden literary desires है, काफी background है, तो I really wanted to, pursue this. So let's just get right into it, if that's okay. So I wanted to start by asking a little bit about what are your thoughts on reading in general? Because एक तो हम लोग आजकल देख रहे हैं reading का concept भी काफी हद तक reduce हो गया है. How do you see how much importance does reading have in a person's development? देखिए बच्चों का बहुत important एक role है reading का उनकी development में as individuals and as learners. The problem is that we do not have good reading material for kids. उर्दू के अंदर खास तौर पर, इंग्लिश में तो बेशुमार चीजें हैं, तो फिर हम कहते हैं बच्चे पढ़ नहीं रहे. तो अगर ये चीजें आप बड़ों के सामने डाल देंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, इस तरह की चीज उनको दे देंगे वो भी नहीं पढ़ेंगे. तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि कंटेंट का प्रॉब्लम है. दूसरा ये प्रॉब्लम है कि वी हैव मेड रीडिंग एन अननेचुरल थिंग, कि अच्छा भाई एक खास वक्त निकाल के रीडिंग की जाती है. हमारे साथ ऐसा कोई नहीं होता था. स्कूल से आए उसके बाद कुछ कहानी की किताब चाहिए, जाके देखा शेल्फ में रखी हुई है बड़ी बहनों के, कोई फ्रोसन्स का नॉवेल रखा हुआ है, कोई कहानी रखी हुई है वो निकाल ली, अखबार मिल गया वो पढ़ लिया, कोई मजहबी किताब रखी हुई है वो उठ के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ डाली. तो बच्चों की जो रीडिंग डेवलपमेंट है और जो रीडिंग स्किल डेवलपमेंट है वो मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट पढ़ के होती है. आपको फिर किस तरह से ये एक हैबिट डेवलप हुई? बिकॉज आई रिमेंबर मैं छोटा था तो खुद मुझे नहीं पता था कि क्या है, तो माय मॉम हैड अ लिटरेरी बैकग्राउंड एज वेल. तो उन्होंने मुझे जस्ट लाइक यू सेड कि इट्स नॉट समथिंग दैट हैज टू बी अननेचुरल, तो उन्होंने बस नेचुरली मुझे बुक्स ला के देना शुरू कर दी. तालीम और तरबियत के रसाले जो उन्हें नॉवेल्स अच्छे लगते थे. शी डिडंट नो अ लॉट अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन जो उन्हें अच्छी लगती थी, तो दैट ओवर टाइम लेड टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ हैबिट जो कि बस एक नेचुरल सी चीज बन गई थी. लाइक आई जस्ट नॉर्मली रीड. हाउ वाज इट फॉर यू? Was there an external influence जिनकी वजह से you started picking up on books and... नहीं, बस एक तो ये अच्छी बात थी कि उस जमाने में 500 दूसरी तरह के डाइवर्जन्स नहीं होते थे. तो बैठे हुए बोर हो रहे हैं, अच्छा कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं तो छोटे भाई के साथ रेसलिंग कर ली. और बच्चों के लिए डाउन टाइम बहुत जरूरी होता है. स्कूल्स के अंदर जिस तरह वो, मैं इसकी मिसाल सिर्फ डॉग शो से दे सकता हूँ कि जिस तरह वो हर्डल्स उसके लिए लगे हुए होते हैं कि जी इससे यूं करते हुए निकल जाए और फिर छलांग मार के फिर उसके अंदर केव के अंदर चला जाए. तो इस तरह का हमने बच्चों के लिए एक ऑब्स्टिकल कोर्सेज बना दिए इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग, एंड आई थिंक दैट हैज डिटेरियोरेटेड चिल्ड्रंस कॉग्निटिव स्किल्स, क्योंकि उनका एक मुसलसल फोकस होता है कि टेस्ट से यूं करके मैं निकल जाऊं. तो वो it's a problem, and it's a problem which is endemic to the whole modern education system. मुसलसल लगे हुए होते हैं कि अच्छा जी हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, ताकि फिर क्यों आ जाएं, तो क्या फिर बच्चे लाके हमारे पास एनरोल करवाएं. तो this is not how education should be imparted, or this is not the way to go about it. और लर्निंग का भी उसमें फिर यही है ना कि अच्छा भाई जल्दी जल्दी वोकैबुलरी याद करो, 3 कहानी तुमको पढ़नी है इस सेमेस्टर के अंदर. तो क्वांटिफिकेशन और उसको उस तरह बहुत ज्यादा एक मटेरियलाइजेशन के ये यूं कर लो तो फिर तुम्हारा ये मकसद हो जाएगा. नहीं, आराम से बैठ जाओ. मैं तो ये कहता हूँ, and I think a school model would be very successful where children are given more downtime and they are evaluated later on. थोड़ा सा, लेकिन सब्र नहीं होता ना. Speaking of education system पे तो like we can talk about hours and hours and days about its faults, but the biggest problem जो मुझे feel होता है कि we are still using the same education system जो 100 साल पहले भी वही था. I often growing up I talk to my parents about the education system, exams और ये वो, and more or less it has been the same. Even the curriculum has been the same, the teaching methodologies have been the same. So what essentially has been happening, and you're absolutely correct, it has deteriorated over time as well. कि जो story मेरे parents के time पे जिस तरह से पढ़ाई जा रही थी या जिस तरह से education बताई जा रही थी, पानी के अंदर पत्थर डाल के पानी पी रहा था वो, हाँ पढ़ा मैंने भी वही चीज है. लेकिन मैंने अब similarly next generation जो आने वाली है, they are becoming even more like extremely tunnel vision, no broadening of horizons. आपका एजुकेशन वाला एक्सपीरियंस किस तरह से था? लाइक हाउ वेयर डिड यू पहले तो मैं आपको आखिर से शुरू करता हूँ. आई एम एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट. जब मुझे मजा नहीं आया, saw that and we were going to talk about that. तो जब मुझे मजा नहीं आया था मैं भाग गया.
और ये मेरे ख्याल बहुत जबरदस्त मॉडल है कि अगर आपको किसी चीज में मजा नहीं आता, आप उसको छोड़ के कोई दूसरी चीज करें जिसमें आपको ज्यादा दिलचस्पी हो। तो अभी स्कूल के अंदर मैं ग्रेड 3 से गया था, मुझे नहीं पता, उससे पहले घर पे पढ़ रहा था आराम से, ग्रेड 3 में एडमिशन हो गया वहां से। अब तो पता नहीं, मेरे ख्याल यहाँ से सेकंड ईयर से ही उसको बच्चे को जीन वगैरह लगाकर स्कूल में पहुंचा। तो खैर, तो ये मेरा एजुकेशन का मॉडल था, एक रिलैक्स्ड मॉडल था। टेस्ट वगैरह मुझे नहीं, आज तक मुझे नहीं याद, सिवाय 9th और 10th, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो पढ़ा था मैंने, बोर्ड के एग्जाम। हाँ, और सेकंड ईयर में यूं पढ़ा था क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारा वक्त टेबल टेनिस खेल के गुजार दिया था, तो तकरीबन C ग्रेड आते आते बचा था। बिल्कुल B पे डेंगल कर रहे थे। तो अम्मी ने आके कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो इंटर की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल होती है, अब तो B भी इसका मेंटेन हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना तो अब C आएगा। तो उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं फिर 3-4 बजे बैठ के रात को पढ़ता था। तो फिर लेकिन जो सारी एजुकेशन है मेरी, इट इज ऑल सेल्फ एजुकेशन। जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट अब है वो स्कूलों में तो नहीं पढ़ाई जाती थी। Absolutely. अगर आप मुझे पूछें कि स्कूल में आपको जो चीजें पढ़ाई गई थी तो क्या चीजें याद है, तो एक तो मुझे डिवीजन याद है कि किस तरह डिवाइड करते थे, सबट्रैक्शन और एडिशन तो मैं कर ली थी, फंडामेंटल्स बस जो, और एक प्लेटो की डेफिनेशन, कि प्लेटो क्या होता है, दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। अच्छा, दैट्स वियर्ड फॉर मी क्योंकि मुझे भूल चुका है। आई डोंट रिमेंबर दैट। प्लेटो क्या होता है, लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर सकती। आई कैन डिफाइन। तो बस ये समझिए कि स्कूल की मेरी कुल कमाई यही थी, प्लेटो की डेफिनेशन और डिवीजन करना। आई थिंक लेकिन एजुकेशन में भी हैज रिमेन्ड द सेम, लेकिन जो हम रीडिंग की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो काफी आपके घर से इट डेवलप्स। लाइक अगर आप ऐसे घर में आपकी परवरिश हुई है जहाँ पे लोग और पढ़ने का शौक रखते हैं, तभी यू बिकम अ बुक रीडर। और मेरे ख्याल में अब वो चीज़ इसलिए कम होती जा रही है बिकॉज हमारे जमाने में आवर पेरेंट्स वर ऑलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मतलब मुझे नहीं याद कि कोई घर ऐसा होता था जहाँ पे अखबार नहीं आता। इंग्लिश उर्दू दोनों अखबार आते थे, रोज बैठ के सारे बैठ के वो पढ़े होते थे। Absolutely. और उसके अलावा लाइक ये मैगजीन्स, तालीम और तरबियत आ रहा है, और लाइक आई रिमेम्बर रीडर्स डाइजेस्ट आया करता था हमारे घर में, थिंग्स लाइक दैट। तो उससे बिकॉज वो एक माहौल था तो हम लोग पढ़े थे। मेरे उसमें एक एडिशनल चीज शायद ये थी कि आई यूज्ड टू सी माई सिस्टर्स रीडिंग अ लॉट। तो क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ी थी तो उनको कॉपी करने के चक्कर में ना कि अच्छा वो पढ़ रही है तो बस मैं भी पढ़ लूं, इस तरह करे बैठे हो तो कूल लगेंगे। उसमें शायद मैं भी बुक्स पढ़ लेती थी। बट अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे काफी ये फील होता है कि मे बी आई एम नॉट एबल टू गिव हर दैट एनवायरनमेंट। क्योंकि मेरे अब्बू घर आ जाते थे 2 बजे, अम्मी मेरी वैसी घर होती थी, तो शी वॉज एबल टू गिव मी दैट यू नो कि पढ़ना है, मुझे दिखाना कि किस तरह पढ़ना है। अब आई यूजली गो होम एट 5 और उसके बाद लाइक नॉट वांटिंग टू डू इट, लेकिन हम सब बस लाइक अपना फोन खोल के बैठ जाते हैं। और ऑटोमेटिकली अब बच्चे भी वी सी के दे प्रेफर कि यू नो हमें स्क्रीन टाइम मिल रहा है, हम उसी पे यूट्यूब पे पोएम्स देख लें। लाइक नोबडी वांट्स टू रीड बुक्स। हाँ, तो लाइक आई फील ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है ना विद स्क्रीन्स एंड। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मसलन अगर आप कोई चीज बच्चे उस पर देखें, ऑनलाइन देखें कोई चीज और उनको मजेदार लगे और फिर आप उनके सामने उसी चीज की किताब रख दें, they'll definitely go to it and explore it. बच्चों को एक हद तक हमको आजादी देनी होगी और it's our responsibility to create interesting stuff for them. If we can't do this as a society, then we should stop complaining कि भाई बच्चे ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ बच्चों के लिटरेचर पे कि जी सबक क्या है इसके अंदर। हाँ, ये तो एज ओल्ड एक सवाल है। सबक क्या मिल रहा है इसमें बच्चों को। तो सबक तो देखिए बच्चे उससे सीखेंगे जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होगा, एंड विच इज गेटिंग एवरीवनस वैलिडेशन कि हाँ जी ये तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, या इसको खूब उसकी उन्होंने मजा चखाया फलानी चीज का। तो अब वो बच्चा सुन रहा है और नोट कर रहा है कि हाँ ये मजा चखाना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सबको उसको मजा आता है, यू नो इट कैन बी डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड। तो विल हैव टू लाइक लुक एट आवरसेल्व्स कि हम कौन है भाई, और फिर हम क्या हरकतें कर रहे होते हैं सारे दिन, एंड देन वी हैव टू वरी अबाउट कि बच्चे के लिए लिटरेचर क्या। क्योंकि बच्चों को अगर आप इंगेजिंग लिटरेचर, उनको फन और यू नो एक एक्साइटमेंट जिस चीज से हो, अब वो एक एडवेंचर स्टोरी है उसमें क्या सबक मिल रहा है, पहाड़ पे जाके चढ़ जाना है, दुश्मन से किसी को निकाल के ले आना है, लेकिन उसमें एक
बच्चों की एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है और उनको पढ़ने से रगबत होती है और मजा आता है। और अब तो इवन ये कि पहले व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एटलीस्ट तब बच्चों के प्रोग्राम टेलीविजन पे या इस तरह होते थे, अब वो भी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मैं कहना था, कोई एक प्रोग्राम है हमारे पास बच्चों के लिए जो चला हो, या सुहेल राना का हम देखते थे, वो एक बाकायदा जाता था, कलियां आता था, दीज पीपल हैड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपिंग कंटेंट फॉर चिल्ड्रन, लेकिन अब नहीं है कुछ, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे उन बच्चों को एज इंडिविजुअल्स। आई थिंक इंग्लिश में तो फिर भी वी सी के बुक्स को इंटरैक्टिव बना दिया उन्होंने, लाइक यू वुड हैव साउंड्स एम्बेडेड इन द बुक, बटन्स लगे होंगे, पोएम्स चल रही हैं विद इन बुक्स के अंदर ही, लेकिन उर्दू में वी डोंट सी दिस एट ऑल। तो शायद बच्चे फिर भी इसलिए इंग्लिश की तो नज़में वगैरह सीख लेते हैं because they get that engagement वाला factor from those books या screens, लेकिन उर्दू वाला जो है ना वो फिर पीछे रह जाता है। मैं आपको लेकिन इसका एक बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, संजय नगर एक स्कूल है, I've heard the name, एक्सपेरिमेंटल स्कूल, यहाँ पर फिरोजपुर रोड पर आगे जाकर है। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना स्टोरी टेलिंग एक मॉडल मैंने क्रिएट किया, मेमोराइज, कनेक्ट, इम्प्रोवाइज मेथड स्टोरी टेलिंग। उस पे वो मैंने ट्राई किया वहाँ पे, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स वेयर आई ट्राइड इट। और उस वक्त मैंने किताबें अपनी छापी थी, और सूफी तबस्सुम की नज़में थी, टोट बटोट और ये सब कुछ। तो वहाँ पे जाके मैंने बच्चों को इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, जिसमें बच्चे को सुनाते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं चलो तुम भी आगे सुनाओ ये पार्ट या ये पार्ट। तो उसमें बच्चों ने वो सारी नज़में याद की। अच्छा, मुझे अगले हफ्ते दोबारा जाना था, तो मैं पहुंचा, उनकी टीचर से पूछा कि क्या कार्रवाई हुई है, याद किया बच्चों ने? उसने कहा सर आप देखें। अच्छा। तो गया मैं क्लास में, तो पता चला कि ना सिर्फ उन बच्चों ने खुद याद कर रखी थी पूरी नज़में, अब उन्होंने अपने मोहल्ले के दूसरे बच्चों को भी याद करा दी थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को याद करवाई थी, और ये सारे काम करने के बाद उन बच्चों ने उन नज़मों का पंजाबी में भी तर्जुमा कर दिया था। अच्छा, ऑन देयर ओन। इंटरेस्टिंग। हाँ, एक सी मुंडा टोट बटोट पियोदी वसा मीर सलोट। तो राइमिंग के कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रखे। हाँ, तो अब इससे ज्यादा एंगेजमेंट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों से? तो स्टोरी टेलिंग, आई वाज कमिंग टू दैट, कि वो इट्स नॉट कोई एम्बेडेड, उसमें आपको बहुत ज्यादा गैजेटरी और उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। इफ यू narrate stories in an engaging way and create that atmosphere in the class where children can become a part of the storytelling process, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। इसके बाद बच्चों के अंदर रह जाती है वो। They have to find something to cling to, right? मतलब उनको जब तक आप कोई एक monotonous आवाज में एक poorly worded story बताएंगे, they're gonna stop listening. और I think एक और point that I want to add to children's development is कि the ability, as an adult, the ability to imagine hypotheticals. It plays a really important role. कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि imagine करें आप फलानी जगह पे आप ये जा रहे हो और ये हुआ, how are you feeling now? I feel like because of the divided attention span, जब हमारा कुल focus है वो एक 15 सेकंड के क्लिप के ऊपर, and we are doom scrolling everything. एक centered focus नहीं. As a result, now that these kids are growing up and going into their professional lives, they lack the ability to imagine. And as a consequence, they lack the ability to tell a story. And because they can't tell a story, they can't imagine a story. Life में उनकी creativity भी कम है. And as a result of that, we don't see any significant development. चाहे उसको engineering पे apply कर लें, चाहे arts पे apply कर लें. But I feel like as a nation, because I've only lived in Pakistan, मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ. As a nation, we lack this creative expression. एक creative expression की शदीद किल्लत है. And with storytelling, and teaching kids at a young age के किस तरह से story को grasp करना है, and not just that, but inspire them to tell their own stories. I think that's a great initiative, and I think that's a really nice segue for us to talk about Storykit, which is almost completely centered around telling stories and getting still. So do you want to introduce us to Storykit a little bit, and how did it come into existence? जी, Storykit एक समझिए माचिस के बड़े साइज की माचिस के डिबिया एक जमाने में आती थी। काफी बड़े मोटी सी होती थी, कार्टून्स में देखी हुई है। हाँ, एक्मी की। तो ये 4 इंच बाय 3 इंच बाय 1 इंच का बॉक्स है। इसके अंदर एक कलर पिक्चर बुक है। उसी पिक्चर बुक पे की कहानी से कस्टमाइज्ड एक बोर्ड गेम है, उसकी गोटे हैं, पासे हैं, और उसके साथ एक QR कोड लगा हुआ है इसके ऊपर।
ऑन द साइड, जिसको आप स्कैन करके उस पूरी कहानी का ऑडियो नरेशन सुन सकते हैं ऑन साउंडक्लाउड. सो दिस वाज द मॉडल, दिस वाज द प्रोडक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस की, और इसका कंपनी का नाम भी स्टोरीकिट है. और इसका मेन मकसद ये था कि मुझे बोर्ड गेम्स से दिलचस्पी है. अच्छा. और मैं चाहता था कि बच्चे जो हैं वो कहानी को किसी और डोमेन में भी एक्सपीरियंस करें. उस कहानी को आप किस तरह और लिव कर सकते हैं, यू नो, थ्रू अ गेम. तो उसका हमने गेम बनाया और वो बहुत पॉपुलर हुई. इसका सबसे पहला पायलट हमने मुजफ्फरगढ़ में किया फॉर यूनेस्को. कोई तकरीबन 3,000-3,500 बच्चे थे उसके अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के और नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सेंटर्स के. ये नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सेंटर्स वो है जहाँ पे खवातीन को कुछ सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपने घर में कोई घर का कोई हिस्सा, सहन का कोई कोना, 8-10-12 बच्चे बैठ सकें मिक्स्ड एज ग्रुप्स के, और उनको वो प्राइमरी का सिलेबस, प्राइमरी का इम्तिहान दिलवा दें. सही. बच्चों की चीजें दी जाती हैं. तो उसमें ये हुआ कि गांव में ये हुआ कि कुछ टीचर्स जो बिल्कुल बच्चों के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, उनको कॉन्स्टेंटली फोकस होता है कि कुछ कर लें या ये ना कुछ आगे चले जाएं, और वो उड़ रहे होते हैं कि कुछ नहीं हो रहा. तो उनमें से एक साहब मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि ये जो आपका प्रोग्राम है, मैं हैरान हूं कि ये जो बच्चे पीछे बैठे होते थे और कभी किसी चीज में नहीं बोलते थे, वो आगे आके कहानी क्लास के आगे सुना रहे हैं. बैक बेंचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये जो टीचर वहां पे मुजफ्फरगढ़ में कह रहे थे कि ये बैक बेंचर्स आगे आके सुना रहे हैं, मैं हैरान हूं कि इन्होंने कभी क्लास में कोई बात नहीं की और अब हंस के बता रहे हैं और सब कुछ है. तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. उसकी पूरी रिपोर्ट भी हमारी वेबसाइट पे लगी हुई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट इन मुजफ्फरगढ़. तो उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है आपके ऑडियंस में तो उसको जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पे. और मैं यूँ कह रहा हूँ कि उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे. एक तो ये कि जो बच्चे नहीं आते थे वहाँ पे स्कूलों में या एडमिशन नहीं, उन्होंने देखा कि अच्छा एक तो ये स्टोरी किट कोई मिल रही है और कहानी सुनाई जा रही है, तो वो भी आ गए. और अगले दिन जब हम कहानी सुनाने गए तो उन्होंने और बहुत सारे बच्चों को जमा कर लिया था कि आप आके इसको सुने, और फिर पेरेंट्स आ गए कि ये भी इनको दें. अच्छा, स्टोरी किट जो बच्चे थे उनके लिए तो हम स्टोरी किट ले गए थे कि भाई इतने बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए, लेकिन जो बाहर के बच्चे आए तो उनके लिए हमारे पास नहीं थी. तो वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो रो रहा है बच्चा, वो कह रहे हैं कि मैं वादा कर रहा हूँ उसको कल एडमिशन दिला दूंगा. इसको आप स्टोरी किट दे दो. I guess mission accomplished. It's part of the. तो इसमें एक तो ठीक है प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, लेकिन द एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज, फिर हमने उस पर ये सजेस्ट किया कि पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर जुमे को बज़्म अदब के नाम से एक डे होता है. अच्छा. हाँ, अच्छा, अक्रॉस पंजाब. और उसमें होता है कि कोई किसी को अपनी तकरीर करनी है और करे, कोई नज़्म सुनानी है, कुछ करे, इस तरह की कोई चीज़, यू नो, सम लिटरेरी एक्टिविटी बज़्म अदब का. और अब मुझे नहीं पता उसको कितना वो, लेकिन है, दिस थिंग एग्जिस्ट्स. तो हमने उसका बनाया कि भाई बज़्म अदब का जो दिन हो उस दिन स्टोरी टेलिंग करें, और उससे और बच्चे अट्रैक्ट हों जो आसपास रहते हैं, वो भी आए स्कूल में दाखिला लें, और यू नो समथिंग कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दैट. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम तो अपनी तरफ से समझ के गए थे ना कि जी हम बड़े वो हीरोज हैं और यू नो स्टोरीज आती है हमको ये वो, लेकिन जब हमने बच्चों से पूछा कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, हमसे कहानी सुनने में मज़ा आता है, टीचर से कहानी, या आपके जो कुलीग्स हैं? अच्छा, तो सारे बच्चों ने कहा कुलीग्स, यानी मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि उससे जो उनका जो एक रिलेशनशिप है ना, वो बचपन से साथ है, उनके साथ इस तरह का मजाक कर सकते हैं या उसका मजाक उड़ा सकते हैं, वो हमसे वो डिस्टेंस ही रहता है. लेकिन फायदा इसमें ये है कि यू डोंट हैव टू हैव रिसोर्सेज, आपको गवर्नमेंट को खर्च नहीं करने पड़ेंगे हायर करने के लिए कोई बाहर का स्टोरी टेलर, बल्कि बच्चों को ही ट्रेन कर दे एक दफा कि भाई सुनाया करें उसको, उनको देख के दूसरे ट्रेन हो जाएंगे. यू नो दिस थिंग कैन बिकम समथिंग इंटरेस्टिंग. अच्छा, सो अभी जैसे हम स्टोरी किट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये है कि अ लॉट ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर टारगेटेड टुवर्ड्स, आई वुड से, रिलेटिवली अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज और स्कूल्स या रिमोट एरियाज कह लें,
क्योंकि यूजुअली हम जब इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हैं ना, वो होती हैं इन स्कूल्स जहाँ पे यू नो parents are pushing their kids to you know enroll in all these extracurricular activities, क्योंकि उनके लिए this is, and वो उसका पर्पस बेसिकली लर्निंग वगैरह नहीं होता, उसका पर्पस ये होता है कि यार कल को तुमने जब कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो दिस विल लुक नाइस ऑन योर यू नो एप्लीकेशन. तो हाउ इज दैट, लाइक आपने किसी इस तरह के स्कूल में भी ये सेल किया अभी तक? इफ यस, व्हाट वाज द डिफरेंस इन दोस स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस वर्सेस जो दूसरी रिमोट एरियाज वगैरह में था? देखिए, 3 स्कूल सिस्टम्स उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया. सबसे पहले मैं उनका समीना रहमान साहिबा का नाम लूंगा, लाहौर ग्रामर स्कूल की. उनके ब्रांचेस में हमने इसको कंडक्ट किया फॉर अराउंड 2 years. राइट जी. फिर लाकास वहाँ पे ज़ैनब कुरैशी साहिबा, और इस्लामाबाद में रूट्स मिलेनियम स्कूल्स के जो फैसल मुश्ताक साहब, उन्होंने अपनी 35 ब्रांचेस के अंदर 35 पूरी शायद नहीं थी, 29 थी जिसमें हमने किया, लेकिन वी डिड कंडक्टेड इट अक्रॉस पाकिस्तान. उसके बाद वो कोविड आ गया था, तो यू नो एवरीथिंग वाज डिसरप्टेड, और फिर एसएनसी उसी वजह से कोर्स लोड बच्चों का, तो उसके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे थे. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्रिवेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स और जो अंडरसर्व्ड स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट आपको बहुत, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत जल्दी आपको नजर आ और वो फौरी तौर पे महसूस होते हैं. तो ये फर्क है, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं. और उनको मैं आपको एक स्कूल का वाक़या सुनाता हूँ. उर्दू कंटेंट पे, और यू नो बच्चों का होता है ना कि एक, तो मैं गया एक स्कूल में और मैंने कहा कि भाई कहानी तो मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन सुनाता मैं इसको उर्दू में हूँ, मुझे उसमें मजा आता है. तो वो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, सारे ग्रेड 3 के थे गालिबन, और 2 के भी थे. तो कहा नो वी डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, और वो वेरी उस टाइप का स्कूल के पूरा अंग्रेजी में हमें उर्दू नहीं आता था. We only speak in English. तो मैंने कहा अच्छा सुनाऊंगा तो मैं उर्दू में ही, फिर बाद में तुमको समझ में नहीं आया तो फिर बाद में देखा जाएगा क्या करते हैं उसका. तो और फिर मैंने वो वक्त नहीं दिया उनको सोचने का ज्यादा, और कहानी शुरू कर दी. मुचंदर साहब हैं और ये उनकी मूछें लंबी लंबी और ये उछल कूद हो गई शुरू. तो अब वो हंसने लगे. मैंने कहा व्हाई आर यू लाफिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड ऑफ इट. तो मैंने कहा हाँ, ये यही है कि यू नो दिस इज द प्रॉब्लम इज कि हमने उर्दू को इतना एक दकियानूसी और एक वो बहुत ही डेड चीज बना दी कि बच्चे सुनते हैं उर्दू, अच्छा नहीं ट्यून आउट कर जाओ यार, ये तो उनके लिए एक वो लूजर है, सिनोनिमस बन गया है पेंडू के साथ. और एंड ये इसमें मैं तो वैसे कहूंगी सबसे ज्यादा कसूर स्कूल्स का ही है, क्योंकि इवन फॉर माय स्कूल आई रिमेंबर इफ यू वर कॉट स्पीकिंग इन उर्दू in school you used to get detention. हमारे जमाने में भी इस तरह के स्कूल होते थे कि 4 आने फाइन हो गया, 8 आने फाइन हो गया अगर आप उर्दू में बोल रहे हैं. लेकिन वो सिर्फ ये उन स्कूल्स का माइंडसेट ये था कि जी गवर्नमेंट ऑफिसर हमको बनाना है इनको, तो इनको सीएसएस करवाना है. तो नहीं बने, अब हम क्या करें. तो उसलिए वो सब चीजें हरकतें की जाती थी. लेकिन मेरा ख्याल है कि उस जमाने में जो उर्दू लैंग्वेज टीचिंग का मेयार था वो बहुत अच्छा था आज के मुकाबले में. और स्कूलों का मैं ये नहीं कहूँगा कसूर है उस तरह से, बल्कि वी ऑल, अब वो जो पाकिस्तानी हजरात यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, वो अपने बच्चों के साथ मुसलसल अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे होते हैं. उसमें तो स्कूलों का कोई कसूर नहीं है ना, इट्स अवर प्रायोरिटी. अंग्रेजी तो वैसे ही सीख लेगा, वो वहां पर रह रहा है, उसको तो कोई मसला नहीं होगा. तो आप कम से कम अपने बच्चों से अगर उर्दू में बात करेंगे तो उनको एक लिंक रहेगा उनका अपने. अच्छा, सो एक्चुअली हमारी जो प्रीवियस बिल्कुल पिछली पॉडकास्ट थी उसमें हमारी जो गेस्ट थी ना, शी हैड टेकन दिस इनिशिएटिव कॉल्ड उर्दू आवर, जिसमें वो जो कह लें पाकिस्तानी नेशनल्स के बच्चे लेकिन जो बाहर पैदा हुए वहीं बड़े हुए, ओवरसीज पाकिस्तानी, यस, उनके बच्चों को उर्दू पढ़ाती. तो हमें एक्चुअली उनसे ये बात करके बहुत मजा आया कि देयर आर पीपल आउट देयर जो कि अभी भी उस तरह उर्दू को इतनी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अनलाइक अस जो कि शायद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि ओ नो उर्दू से तो पता नहीं हम क्या बैकवर्ड मूव कर रहे हैं. लेकिन अगर हमने जो हमारे डायस्पोरा के बच्चों को उर्दू सिखा दी तो फिर आपकी जो दोस्त हैं उनका जॉब खत्म हो जाएगी. इसको सिखाएंगे उर्दू फिर.
हाँ वो उनके पास ओवरसीज वाली तो प्रॉब्लम. हाँ वैसे अगर पेरेंट्स खुद ही बच्चों को सिखाना शुरू कर देंगे तो फिर आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे. That's true. And she was telling us कि काफी अच्छी पे मिलती है per hour to teach people Urdu. जाहिर है किसी का तो फायदा हुआ. हाँ I mean I see that as a win. मतलब यहाँ पे बैठे भी लोगों को भला हो रहा है, बाहर भी बच्चों को भला हो रहा है. क्योंकि when you see इंडियंस के बच्चे फॉर एग्जांपल या इवन किसी भी और एथनिसिटी के लोग, they are even though they're born there they still have a connection to their language. Absolutely. पंजाबी कम्युनिटी में मैंने ये बहुत चीज देखी है, जो इंडियन से कम्युनिटी है, they will speak in a fluent American accent and they will also speak like a true Punjabi. And मुझे अक्सर ही देख के दुख होता है because जब मेरे ओवरसीज वाले कजन वापस आते तो वो उर्दू भी टेढ़े मुंह से ही बोल रहा था ना. मैं खुद नहीं इतनी अच्छी उर्दू बोल सकता. I think generally a trend I've seen across the globe वैसे is के Indians और Pakistanis we have this certain वो कि हमने अंग्रेजी बिल्कुल perfect बोलनी है अगर हम especially बाहर जा रहे हैं. Organized भी तो हम खास अर्से रहे हैं. हाँ that's true. लेकिन और भी बहुत मुल्क रहे हैं, फिर भी मेरा नहीं ख्याल वो उतनी ज़्यादा importance देते होंगे. क्योंकि I remember when I was doing my masters so I had people from other countries in my class और वहाँ पे एक Arabic बच्चा था. I think he was from Egypt or like उस तरह के किसी रीजन से था. एंड आई रिमेंबर कि क्लास में मुझे तो यही होता था हमेशा कि इंग्लिश प्रॉपर बोलनी है, ना बोलनी तो शायद बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या होगा. आई रिमेंबर दिस वन टाइम ही वाज स्पीकिंग अप इन क्लास, he stopped for a while and he said कि you guys should not judge, like randomly बिल्कुल बात करते करते रोके कहते you guys should not judge me based on my English because it's my second language. And I was so impressed. I was like with the confidence that he came in with and said that's amazing. एक चीज में आपको इंटरेस्टिंग अभी मुझे रिसेंटली पता चली है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता था वो आपने सुना होगा ना 4 जमात पास, 8 जमात पास. वो क्या था? वो ये था कि जो हमारा प्राइमरी मॉडल था वो 4 जमात तक होता था, 5 नहीं होते थे. 5 नहीं था. ये बाद में मैट्रिक सिस्टम वगैरह सब इंट्रोड्यूस हुआ और जो हाई स्कूल था वो 8 पे खत्म हो जाता था. अच्छा तो आप कहेंगे जी फिर तो 2 साल की एजुकेशन रह गई बच्चों की, अब तो बड़ा है. वो नहीं, वो आपसे बहुत ज्यादा, हम आपसे बहुत ज्यादा वो उनकी बेहतर होती थी क्योंकि उनको जो लैंग्वेज सिखाई जाती थी वो स्टोरी से मॉडल पे सिखाई जाती थी. गुलिस्तान, बूस्तान, वो सारे चीज़ें उनके उर्दू तर्जुमे और उर्दू के दूसरे टेक्स्ट होते थे. और जब एक दफ़ा आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाए ना लैंग्वेज के बचपन में, तो पढ़कर और कहानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर, वरना आप कोई लफ्ज़ पढ़ते रहें कि जी ये कुछ लिखा हुआ है, होप लिखा हुआ है, लेकिन क्या है ये, थिंक लिखा हुआ है, तो उसका कोई विदाउट कोई उसका कनेक्शन या उसकी कोई विदाउट इट्स रूटेडनेस इनटू विदाउट द रूटेडनेस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इन सम सेंस, वो आपको उससे रिलेट नहीं कर सकते. तो होता क्या था कि अब ये जो शायर हज़रात थे वाले मीर वगैरह, ये उसी मदरसे के सिस्टम से और उसी छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ के निकले. और एक दफ़ा आपकी कमांड ज़ुबान पर हो जाए, फिर आप उस ज़ुबान के अंदर कोई भी फिर तो ये ना कि आपने स्ट्रक्चर उसका ग्रामेटिकल समझ लिया है, फ्रेजिंग किस तरह बनती है वो समझ ली, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. अब with your age and with your exposure, आपके जो philosophical concepts हैं और abstract concepts हैं वो खुद ब खुद आपको बाद में समझ में आना शुरू हो जाएंगे as you begin relating to things. That's true. लेकिन ये जो होता है ना disjointed model, ये किसी चीज में लिंक नहीं है, तो इस लिहाज से project based learning is a good model. इसमें आपको चीजें किसी कॉन्टेक्स्ट में सिखाई जाती हैं. लेकिन हमारे यहाँ लैंग्वेज पे बहुत फोकस था, इसलिए लोगों की इतनी इस्तेदाद होती थी कि वो कुछ भी पढ़ लेते थे या बात. I mean जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड इतनी पक्की हो जाती है at certain point, तो now that's one less obstacle for you to deal with. जी बिल्कुल. आप completely अपने creative thoughts को directly translate कर सकते हैं into words. अच्छा, so since we were talking about Storykit, एक और चीज that you're working on आजकल is the Pakistan spelling bee. और मजे की बात यह है कि I saw apparently वो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू का स्पेलिंग भी है. जी बिल्कुल. That is unheard of. I think ये पहली दफा मैंने कभी नहीं सुना. हो सकता है हुआ हो in the past. उर्दू स्पेलिंग भी होता रहा है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है since 2010 से बेबी एकेडमी कराची में जो है वो स्पेलिंग भी, हमारी एक दोस्त हैं तारा साहबा, वो यहाँ पर लाहौर में ही होती है, she used to teach there, तो उन्होंने मुझे बताया कि she had launched this in her school. तो होता था, लेकिन हमने इसमें ये किया है कि उर्दू के हिज्जे बताने के रूल्स हमने डिटरमिन किए हैं. अच्छा. और बहुत सारी चीज़ें उर्दू के अंदर जिस तरह हमको पढ़ाई जाती थी
कि मसलन भोला, लफ्ज भोला है तो हमको उसको सिखाया जाता था बे दो चश्मी है। लेकिन भे जो है अब एक जो उर्दू की अथॉरिटीज़ हैं, लैंग्वेज अथॉरिटीज़, उन्होंने डिटरमिन किया है कि भे जो है एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट इन इटसेल्फ है और इनको एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, इसको उर्दू में हकारी आवाज़ या हाई आवाज़ कहते हैं। तो भे फे थे, अच्छा हमको तो 4-5 ही हम कहेंगे ना कि ये हैं भे फे थे थे खे घे, लेकिन एक्चुअली देयर आर 15। हाँ, रे भी है, लह भी है, म भी है। हाँ, अब इस तरह दूल्हा है तो वो क्या है, वो दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा है, ला की साउंड है इसमें, चढ़ा तो र की साउंड है इसमें। और इसी तरह दूसरे हैं। जब मैं बना रहा था इसके रूल्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब द फोरफ्रंट, तो मुझे लग रहा था कि यार ये बच्चों के लिए शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा मॉडल, क्योंकि टीचर्स कहेंगे ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, ये है वो है। लेकिन टू माय सरप्राइज किसी ने, एक बच्चे ने शिकायत नहीं की कि ये बड़े मुश्किल थे, किसी एक टीचर ने शिकायत नहीं की, सारे बच्चे वो रूल्स याद करके यूं आ गए। तो उससे मुझे लगा कि इफ वी जस्ट क्रिएट अ मॉडल, अ गुड मॉडल which defines, lays out everything with examples, तो उसमें ये होगा कि जो बच्चे हैं उनको दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, और वैसे भी इट्स टाइड टू अ गोल, राइट, कि लाइक यू हैव टू पार्टिसिपेट, इवन दो है तो लैंग्वेज का हिस्सा, दे हैव टू लर्न इट इवेंचुअली, बट जो उसको सिखाने का मॉडल है दैट इज टाइड टू अ गोल, सो नाउ दे हैव एन इंसेंटिव टू लर्न दिस। एग्जैक्टली, तो दैट्स अ रियली गुड वे। और ये वो मैंने अपनी जेब से निकाल के रूल्स नहीं बनाए, दैट्स लाइक उर्दू अथॉरिटीज के भाई अगर कोई कहे कि आप कहां से लेकर आए फारूकी साहब, तो जी ये सोर्स मौजूद है जी। तो उस स्पेलिंग बी में लाइक मुझे याद है बचपन में 2 वर्जन्स होते थे स्पेलिंग बी के। एक तो ये होता था कि आप बोर्ड पे जाके लिख रहे हो स्पेलिंग्स, और दूसरा होता था कि आप बोल रहे हो स्पेलिंग। आपने अगर गर्ल बोलना है तो आपने कहना है GIRL, गर्ल। तो व्हिच मॉडल आर यू फॉलोइंग इन दिस? हमारा इसमें ओरल होता है और इसमें रूल होता है कि से स्पेल से, मसलन आपने गर्ल से शुरू करेंगे, फिर स्पेल करेंगे, फिर गर्ल बोलेंगे। यस, तो ये तो इसके इस तरह के रूल्स हैं। फिर ये कि अगर आपने बोलते हुए किसी को नच कर दिया, कि इशारा कर दिया, तो आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि you're not supposed to correct और ये सब कुछ। तो it's fun, बच्चों को मजा आता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाते हैं। जब हम स्पेलिंग बी की बात कर रहे थे ना, तो एसेंशियली सो आई एंड अब्दुल्ला वर डिस्कसिंग दिस, हमें से यही बताई थी कि बचपन में जब डॉन स्पेलिंग बी हुआ करता था तो बहुत कंसिस्टेंटली 3 साल तक मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें ना मुझे सबसे ज्यादा एंग्जाइटी जो होती थी ना, वो ये होती थी कि मैं हमेशा J और G कंफ्यूज कर लेती थी, एंड मेरे जब दिमाग में वो स्पेलिंग बन रहा है तो बिल्कुल सही बन रहा है, बट व्हेन आई वुड से तो मैं J को G बोल दूंगी और G को J, एंड लाइक इवन दो इन माय हेड इट वाज लाइक द राइट स्पेलिंग, और वो अभी तक मुझे एंजाइटी जो है ना होती है, बिकॉज़ आई एम लाइक नोबडी शुड आस्क मी स्पेलिंग्स जिसमें J या G है। अभी भी when she wanted to say G, she actually said J. No, I didn't. I was very रिवाइंड करें। इसीलिए I chose a word as simple as girl. ज्यादा आई थिंक वो मसला वहां पे होता है जहाँ पे G की साउंड थोड़ी सी J से मिल रही होती है, but yes, even spelling bees can be a source of anxiety for kids. हाँ, लेकिन in very few cases ज्यादा बच्चों का यही होता है कि, और अगर एक हुआ कि क्लास से एक छोटी सी बच्ची रोती हुई निकली, वो होगी ग्रेड 3 की, उसको she was not happy कि वो जीती नहीं थी, तो मैंने कहा अब इसका पूरे बेचारी का देखो दिन खराब हो गया। और 2 मिनट बाद मैं बाहर निकला कुछ सैंडविच लेने, तो वो दौड़ती फिर रही थी, हंसती हुई, और वो भूल भी गई थी और सब कुछ। तो क्योंकि वो ग्रेड 3 की थी, अगर वो होती ना थोड़ी सी बड़ी, लाइक मे बी ग्रेड 7-8, देन शी वुड हैव टेकन इट। और अगेन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेम नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो माइंडसेट को फॉस्टर करने की जो रूट कॉज है वो पेरेंट्स ही है, बिकॉज पेरेंट्स ही अक्सर बच्चों को हाइपर फिक्सेट कराता है कि नहीं यू हैव टू विन दिस, बजाय इस तरह के कि यार दिस इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। देयर बीन केसेस वेयर अ चाइल्ड ब्रोक डाउन, oh my god, my mother is going to kill me. Oh god. I remember there's this Indian kid who won a spelling bee and became like viral a few years ago. और उसमें भी something similar happened कि he was like talking about कि उसके parents से कितना pressure उसको था to win this thing. लेकिन ये बहुत जाती है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे हैं, उनको एक
कंपटीशन है, उसमें आप उनको एक मजे के लिए भेजें बिल्कुल। कि जाओ और देखो क्या होता है, तो उस वक्त वो रिलैक्स्ड होगा, परफॉर्म भी बेहतर करेगा, बजाय कि आप एक तलवार सर पे लटकी हुई है कि देखो अगर अम्मी नाराज हो जाएंगी या डांटेंगी कि तुम क्यों नहीं. I guess based on all of this, जो next thing that you should probably be working on, which I think I would really enjoy, is maybe an Urdu crossword. Or unless something like this already exists, लेकिन at least लोगों को नहीं, publicly इतनी awareness नहीं है अगर ऐसा कुछ है. हाँ, देखिए रेख्ता की वेबसाइट पर उर्दू क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, उन्होंने इसको कुछ अर्से पहले इंट्रोड्यूस कराए, और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने एक स्पेलिंग या हिज्जे बनाने का गेम Hijjay.com के नाम से लॉन्च किया था. दिस वाज 2019-20 ऐसा कुछ, सॉरी 2021 में भी, आई एम मिक्सिंग अप डेट्स, लेकिन बहरहाल इट्स देयर Hijjay.com, और उसमें आपको एक सेट ऑफ लेटर्स दिए जाते हैं जिससे आपको वर्ड बनाने होते हैं. अच्छा. तो वो वर्ड बना लें तो उसके बाद आप उन वर्ड्स की मीनिंग भी देख सकते हैं. इंटरेस्टिंग. उर्दू डिक्शनरी बोर्ड की जो डिक्शनरी, आजकल उनकी वेबसाइट डाउन है, तो अगर वो लिंक आगे नहीं जाए तो मेरा कसूर नहीं है. नहीं तो लाइक लोग कितनी कोई ट्रैफिक आती है वैसे उस वेबसाइट? काफी ट्रैफिक आती है. जब शुरू में हमने लॉन्च किया था तो काफी आ रही थी, उसके बाद मैंने उसको ट्रैक करना छोड़ दिया कि. But do you promote it in schools and everywhere you go, या बस वो एक static? उसका मकसद यही था. This was a part of the Pakistan spelling bee process. उसको हमने उस वक्त अनाउंस नहीं किया था, लेकिन it was a part of it कि ये जो है, और फिर हमने अपने उसमें लिखा हुआ है जो हमारा ब्रोशर में Pakistan spelling bee के, you can improve your language skills or vocabulary by trying this game. And बहुत दफा हम भी कोई लफ्ज होता है अच्छा होता है, ट्राई करते हैं, शायद बन जाए. बन गया, अच्छा हाँ कोई है. Coming back to the स्टोरी पार्ट लिटिल, आपने मेंशन किया था कुछ देर पहले कि मुजफ्फरगढ़ में आपने भी इसका एक पायलट प्लॉट किया था, एंड समथिंग दैट रियली फैसिनेट्स मी, मैंने जिन लोगों से बात भी किया है, एंड माय ओन एक्सपीरियंस हैज बीन कि उन जितना आप इन एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, यू फाइंड एक्सेप्शनल टैलेंट इन द किड्स देयर, एंड यू सी के द हार्डशिप्स दैट दे गो थ्रू, एंड जिस तरह के कंस्ट्रेंट्स उनको फेस करने पड़ते हैं. आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट योर मुजफ्फरगढ़ वाली कैंपेन एज वेल, के देयर वर अ बंच ऑफ गर्ल्स हु वर कंसर्न्ड कि उन्हें एजुकेशन नहीं कंटिन्यू करनी दी जाएगी. तो एज एन एजुकेटर, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर playing the role of an educator, so how did it make you feel कि this kid that potentially is a genius या करने कल को काफी कुछ वो कर सकती है, cannot continue her education? And I'm sure that this is a very common problem, and a lot of gamified education वाले startups जो हैं या जो education के initiatives हैं, they overlook this problem कि आप बच्चे को स्टोरी टेलिंग फॉर एग्जाम्पल अगर सिखा दिए, या आपने एजुकेटर से बहुत कर दिया, या you've instilled hope in that kid, and that's a great thing. Without that, now that kid has an ambition. लेकिन the real problem in those areas is the lack of resources, first of all, of course, क्योंकि resources के बगैर तो कुछ नहीं है, and then जो mindset है parents का around education, especially when it comes to girls. तो देखिए, जो आपका सवाल है कि education delivery का और बच्चों की access to education, उसमें यह है कि हमारा एक्सपीरियंस एक, हम सुनते हैं ना कि जी स्कूल नहीं है और बच्चों के लिए मुश्किल है और ये है वो है. अभी हमने एक प्रोग्राम किया अक्रॉस पाकिस्तान, लाड़काना में, इस्लामाबाद के आउटलाइंग विलेजेस के अंदर, और गिलगित बल्तिस्तान में, और कराची के शहरी स्कूलों में. और उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग था. उसमें हमने बच्चियों से ग्रेड 9, 10, 8 की बच्चियां जो थीं, इनसे कहा कि आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखें, एजुकेशनल चैलेंजेस क्या हैं आपको. तो उसके लिए हमने एक बिल्कुल सिंपल सा मॉडल बनाया कि पहले दिन तो हम ये कहते थे कि आपका नाम, किस क्लास में पढ़ती हैं, क्या बनना चाहती हैं, व्हाट आर योर सोशल सर्कमस्टांसेस, और तो वो उसमें बना के कहानी ले आती थी, जी हम ये बनना चाहते हैं और मैं फलाना फलाना. फिर हम कहते थे कि अच्छा इसको अब इसमें आप बताएं कि आपको सपोर्ट कौन करता है एजुकेशन में आपकी, और ऐसे कौन लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते. तो और जो भी चैलेंजेस हैं आप उसको किस तरह ओवरकम करेंगे. तो वो फिर लिख के ले आते थे. फिर तीसरे दिन हम उनको कहते थे कि आप सोचें कि आप अपनी घर की फेवरेट जगह पे बैठी हुई हैं,
और वो जगह कौन सी है। फिर वो बताते थे, कोई कहता था कि हम तो समझते हैं ना बच्चों के हर किसी के लिए एक कमरा होगा, नहीं बच्चों के पास नहीं होते, दे आर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। कोई छत पे बैठा होता है, कोई कहता है मैं फर्श पे ही बैठ जाती हूँ, कोई घर के बाहर कोई हिस्सा होता है जहाँ पे लकड़ी वगैरह उन्होंने स्टोर की हुई, वहां पे जाके बैठ जाती है, क्योंकि वहां पे वो सुकून के लिए बैठते हैं बच्चे, और यू नो दैट्स द प्लेस वेयर दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स। तो सबसे पहले तो उनके लिए यही बहुत एक अजीब चीज थी कि हम उनकी जिंदगी में इंटरेस्टेड है कि वो क्या, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था। टू स्टार्ट कॉन्सेप्ट था। हाँ, कि अच्छा हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, बिकॉज दे आर नॉट गिवन एनफ इम्पोर्टेंस इन जनरली टू बी यू नो टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स। खैर, उसमें उन्होंने बहुत सारी कहानियां हमको पता चली, और एक चीज मुझे बहुत स्ट्राइक हुई कि सिर्फ स्कूल खड़ा कर देना या टीचर्स हायर कर लेना या उसमें किताबें प्रोवाइड कर देना इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर एजुकेशन डिलीवरी। जो हमारे यहाँ बच्चियों की एजुकेशन में जो बहुत बड़ा मसला है इज द वे आवर सोशल फैब्रिक, फैमिली फैब्रिक इज स्ट्रक्चर्ड, कि उसमें हर घर के अंदर कोई ना कोई एक दूसरे के मामले में दखल देने वाले लोग होते हैं, चाहे वो उनकी माँ हो चाहे बाप हो, लेकिन ज्यादातर होता है कि कोई बाहर के, यानी नॉट इमीडिएट पेरेंट्स, उनको वो फिर भी एक उसमें होते हैं अनसर्टनिटी में, अच्छा पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन चाचू कुछ कह रहे हैं, नानो कुछ कह रही हैं, दादो कुछ कह रही हैं, या यू नो फलाना उसके खिलाफ है। तो वो एक बहुत ही एक पॉइजनस रिलेशनशिप्स होती हैं जो सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं होती बच्चों की, बल्कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन से शुरू होती है एक दूसरे शख्स की, बिल्कुल एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस उसकी जिंदगी में, उसके एक और एक यू नो जो कहते हैं डोमिनेंस, के दूसरों की लाइफ को डोमिनेशन का बहुत हमारी फैमिलीज के अंदर इस तरह के असर वो हैं, तो दुनिया भर में होते हैं, लेकिन ये वो एक मसला है जो एजुकेशन पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कि वो ताई अम्मा जो हैं या ताया जो है वो खिलाफ हैं, अब्बा कहते हैं मैं पढ़ा दूंगा। ऐसे केसेस हैं, बच्चे उनके फैमिलीज मूव्ड द सिटी, कि हम इस शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं ताकि घर वालों के यू नो बकबक से बचे और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। मैनी केसेस लाइक दैट। तो इसके बारे में भी कुछ हमें बात करनी चाहिए। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने कहा हमारी तस्वीर और हमारा नाम इस पे नहीं आए, सॉरी तस्वीर और वीडियो नहीं आए, नाम तो उन्होंने कहा आप दे दें, वो अनोनिमस करना चाहिए। नहीं अनोनिमस नाम दे दें, लेकिन हमारी शक्ल नजर नहीं आया, वरना घर वाले बात करेंगे और ये होगा वो होगा। तो हमने सोचा कि इसको किस तरह हम प्रोजेक्ट करें, इस तरह के उन बच्चों की बात भी आगे जाए उसको। तो हमने सोचा कि शायद उसका ये तरीका हो सकता है कि उसी ग्रेड की बच्ची है, मसलन अगर ग्रेड 9 की बच्ची है तो एक एलीट स्कूल की बच्ची वो कहानी पढ़ के सुना रही है एज इफ इट्स हर ओन स्टोरी। तो जो डिस्कनेक्ट होगा ना कि इन द आयरनी, हाँ, कि ये मेरी जिंदगी है, तो लोग कहेंगे नहीं ये तो झूठ बोल रही है, तो इसके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन उसी उम्र की दूसरी बच्ची के साथ ये हो रहा है। नहीं वी आर नॉट गोइंग टू नॉट डिक्लेयर कि ये उसकी किसी और की कहानी पढ़ रही है, लेकिन शी विल बी रीडिंग इट एज हर own story because it is the story of just another girl who is in a slightly different circumstances which has affected her. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने सोची, और फिर ये है कि ये बच्चे जो हैं they are ready to take charge of their lives and go forward. We are holding them back कई चीजों से। वो कोई कह रही है कि मैं धाबा बनाना चाह रही हूँ, कोई कहती है कि मैं अपना हेयर स्टाइलिंग कर लूंगी, ये कर आगे। मुझे सिंध के अंदर जो स्कूल्स थे उसमें समथिंग वेरी यूनिक वी इनकाउंटर, और इनके टीचर्स के अंदर भी था, और वो बच्चों को, वो इतने गरीब थे बच्चे कि उनको ये पता था कि तालीम से उनकी गुर्बत नहीं जाएगी। And that's a very high level of wisdom that you understand कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आपकी पॉवर्टी नहीं जाएगी। तो अब वो क्यों तालीम हासिल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमको शऊर के लिए तालीम। तो दिस आई नेवर हर्ड फ्रॉम एनीवन, ना ये हम जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं कभी उनसे मैंने सुना, लेकिन ये उन बच्चों और उनके मैंने असातिज़ा से ही सुना कि बच्चों के शऊर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो तालीम हासिल करें। और दैट रियली मूव्ड ऑल ऑफ अस, जो भी उस टीम का हिस्सा थे, कि हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो
फिर होती थी कि बच्चियाँ आती थी कि अब मेरे अब्बा नहीं पढ़ने देंगे मुझे, ये आखिरी क्लास है मेरी, मैट्रिक में हूँ, अब आगे कॉलेज में नहीं जाने देंगे। तो हम कहते थे कि भाई कोई दूसरे बच्चे कहते नहीं मेरे अब्बा तो जाने देंगे। तो वी कुड ओनली सजेस्ट ऑन द ग्राउंड। हम कहते थे कि भाई जिसके अब्बा इजाजत दे रहे हैं वो अपने अब्बा को लेकर उस दोस्त के घर में जाए, इसके अब्बा इजाजत नहीं दे रहे हैं, ताकि उनको लगे कि भाई इट इज सोशली एक्सेप्टेबल, भेजो, ये दूसरा भी शख्स मेरे ही जैसा है, वो भी भेज रहा है अपनी बच्ची को, 3-4 लोग इस तरह के चले जाएं तो इट कैन विद इन दैट स्मॉल कम्युनिटी समथिंग मे बी चेंज। हो सकता है सब लोग कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन हो सकता है 70% लोग कन्वर्ट हो जाएं, 50% कन्वर्ट हो जाएं, और उनको देख के फिर लोग कहें अच्छा यार सभी भेज रहे हैं, मैं भी भेज देता हूँ। लेकिन there are many problems. It's not just a matter of constructing a school and hiring teachers. It is a matter of people allowing us to, these kids to breathe. तो उसके लिए कोई legislation भी हो सकती है कि आपको बच्चियों को एक खास जमात तक पढ़ाना है, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस बन जाए। क्योंकि बिल्कुल, और उसमें फिर ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हमारे ये कोई भेड़ बकरी तो नहीं है ना जो अपने पाल रहे हैं। They are going to be citizens of this country. They will have to perform or take part in their development in the life. तो इस तरह की चीजों के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि it's not just education, it's much more complex. कितने ही खजाने जो हमने इस तरह खो दिए, जो या एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, या ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। दैट्स अ ग्रेट आइडिया वैसे कि लेजिस्लेशन ऐसे हो, क्यों, लेकिन आयरनी सिचुएशन की ये कि लेजिस्लेशन इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि people don't understand this concept, they don't understand it because they're not educated. एक साइकिल है ना, एक विशेष साइकिल ये कि लोग एजुकेट होंगे तो वो एक eventually अपना सर्कल रन करके they will try to push के नहीं, everybody should be educated, everybody should be educated. Then one thing that really moved me as well was that these kids are aware, क्योंकि even in developed cities like Lahore, Islamabad, Karachi या elite schools में भी, if you ask a student कि क्यों पढ़ रहे हो, they would not have an answer remotely close to कि मैं शऊर के लिए पढ़ रहा हूँ. A lot of friends they won't have an answer. They won't even have an answer. तो and it is, हम लोग काफी experience के बाद like industry में आके काम शाम करके फिर ये realize करते हैं कि काम तो काम करने से ही आता है. स्कूल वगैरह तो हम एक conscience develop करने गए थे, शऊर ही develop करने गए थे, and the fact that these kids are aware of that at such a young age, yes, it's fascinating. और मजीद फिर सैड बात ही है कि इतना लॉस्ट पोटेंशियल है that we can't even imagine. I do want to ask you though, when you dropped out of college, like what was the reaction of your family, people around you, and like जब आपने like when you were thinking about dropping out, were you thinking अच्छा when I drop out I'm going to start writing books? Like क्या ज़हन में चल रहा था उस वक्त? देखिए कुछ होशियार लोग होते हैं, उनको बचपन से पता होता है कि उनको क्या बनना है या वो बाद में बता रहे होते हैं कि जी मैं बस जब 5 साल का था मैं सोचा था कि ये फलाना नॉवेल मुझे लिखना है, उसी वक्त से मैं काम कर रहा था। वो होते होंगे ऐसे लोग, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। यानी बहुत सारी चीजें बनना ही थी, कभी फौजी बनना था, कभी पायलट बनना था, कभी शिकारी बनना था, वो भी उसका भी शौक था। तो लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, और I'm very thankful to the terrible teachers that I had in engineering, जिनकी वजह से मैं जल्दी फारिग हो गया वरना कुछ लोग होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ती हैं उनको, फिर बाद में ख्याल आता है ये तो मेरे लिए नहीं है। लेकिन वो इतनी बुरी तरह पढ़ाते थे कि मैंने कहा कि ये तो कुछ है ही नहीं, दिमाग शट करके कुछ कहानियां नहीं पढ़ते। तो जब मैं पढ़ रहा था और ये चीजें पढ़, तो ये नहीं था कि अब मुझे नॉवलिस्ट बनना है। मुझे ये जरूर था कि मुझे पढ़ना है और उन चीज़ों को शायद उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, अगर कोई फ्रेंच नॉवेल है उसको फ्रेंच में पढ़ना है, कोई जर्मन है उसको जर्मन में पढ़ना है। तो मैंने लैंग्वेजेस भी सीखने की ज़माने में कोशिश की, और ये था कि लिटरेचर से एसोसिएटेड कोई, हो सकता है मैं लाइब्रेरियन बन जाता, हो सकता है मैं कोई पब्लिशर बन जाता, हो सकता है मैं कोई राइटर बन जाता या एडिटर बन जाता, लेकिन उस जहन में कोई चीज़ क्लियर नहीं थी। उसके बाद खैर जब आप कोई 1000-2000 नॉवेल पढ़ लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार ये तो कुछ तो अब तो ये बहुत ही थके हुए नॉवेल है, इससे बेहतर तो मैं लिख सकता हूँ। और you challenge yourself to लिखना। That's where it starts. Yes. Speaking of that, what are some of the authors जो आपको
जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, किस किस्म की बुक्स आप पढ़ते थे, एंड व्हाट आर योर फेवरेट बुक्स As a kid. as a kid भी and as an adult I want to know as a kid. I wanna know As a as an kid मैं उस कहानी को बहुत ढूंढा कि जो मैंने पढ़ी थी, और मुझे पता चला कि वो बगदाद की इराक की एक फोक टेल है, वो थी उर्दू में छपी थी, फिरोज ने छापी थी, अबू कासिम के जूते। अबू कासिम साहब के जूते जो थे वो ये थे कि वो बहुत ही, उनका उसकी लाइन मुझे याद है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। तो वो अपने पुराने जूतों को बहुत संभाल के रखते थे। तो और कभी नए जूते नहीं। एक दिन खैर लोगों ने बहुत लानत की कि भाई अबू कासिम साहब आप बदलने जूते तो उन्होंने बदल लिए। अब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने जूतों को अब डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। तो वो जो जूतों को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश है, कभी पानी में फेंक रहे हैं, तो वो खलीफा उधर से गुजरा है गाड़ी में, अपनी कश्ती में बैठ के उसके सर पे लग गया। उसने कहा कौन था जूता फेंका। फिर वापस आ गया। हाँ, फिर कभी कह रहे हैं कि अच्छा मैं दफन कर दूं अपने जूतों को, तो पड़ोसी ने मुखबरी कर दी कि खजाना दफन कर रहा था रात के वक्त। तो उन बेचारों की मुसीबत थी जूतों की वजह से। तो वो मुझे दैट इज वन स्टोरी विच आई रिमेंबर। चालाक खरगोश के कारनामे जो नौनिहाल में आते थे। और फिर फ्रोसेंस की बेशुमार कहानी थी। उसके बाद फिर आई प्रोग्रेस टू खवातीन डाइजेस्ट जो बहनों के लिए आता था। और वो पढ़ के फिर सब रंग डाइजेस्ट और इमरान डाइजेस्ट और नया रुख और नया इमरान सीरीज आई रिमेंबर एक वो बहुत फेमस सीरीज चलती थी एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू रीड इट। बट एज एन एडल्ट what authors do you like reading classic literature ज़्यादा या किस तरफ आपका ज़्यादा? मुझे ज़्यादातर क्लासिकल लिटरेचर, लेकिन कंटेम्प्रेरी और रीसेंट कंटेम्प्रेरी जो इतालो काल्विनो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। मोहम्मद खालिद अख्तर जो हमारे हैं गुजर गए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और काइंड ऑफ रोल मॉडल। तो उनको बाकी मैं अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था, अब भी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। तो वो उर्दू में लिखते थे। अच्छा। और जो हमारे बाकी दोस्त थे वो भी सारे उर्दू के लिखने वाले या शायर या एडिटर्स वगैरह। तो उन्होंने मैंने एक आध चीज शेयर की थी उनके साथ उर्दू में लिख के। तो उन्होंने कहा था ये तो बहुत मजेदार है, इसमें लिखा करो। फिर वो खालिद साहब पे जोर डालने लगे कि आप इसको कहें कि उर्दू में लिखे। अच्छा। तो मैं खालिद साहब के साथ घूमता रहता था, चाय पीते थे हम, फारिग होते थे और फ्रूट केक खाते थे। तो खालिद साहब कहने भाई ये लोग मुझे बहुत जोर डाल रहे हैं कि तुमसे कहूँ कि मैं उर्दू में लिखो, लेकिन कहने लगे इंग्लिश में लिखते रहना। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे मैंने भी जब शुरू में लिखना शुरू किया था तो इंग्लिश में ही लिखना शुरू किया था। और कहा कि फिर सारे दोस्त वगैरह उनके भी बहुत काफी मशहूर शफीकुर रहमान और मोहम्मद काजिम वगैरह, तो कहा इन सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं उर्दू में लिखो। तो कहने लगे कि उसका नतीजा ये हुआ कि आई कुड नॉट अचीव लाइक अ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। और अब भी अगर आप मोहम्मद खालिद अख्तर का नाम लें तो लोग कहते हैं अच्छा हमने तो नाम नहीं सुना। लेकिन आई टेल यू कि मोहम्मद खालिद अख्तर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी उर्दू के। और उनकी मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में उर्दू पब्लिशर था, तो आई पब्लिश देयर हिज कलेक्शन। ही इज अ वंडरफुल राइटर। और उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने अपना नॉवेल, मैंने कहा ये मेरा रोल, जो कहते हैं ना कि आइडियल रीडर, अगर इनको पसंद आ गया तो बस फिर। I was just gonna say कि usually हमारा वैसे पॉडकास्ट का जो एंड होता है ना उसमें we ask people for recommendations, like कुछ सबक एक सेकंड सवाल होता है। लेकिन दरमियान में जो recommendations वाला होता है ना वो ये होता है कि anything you want to recommend, books, songs, cuisine वगैरह, but for you I really want it to be specifically books। and नहीं कुजीन क्यों नहीं, मोहम्मदी निहारी जो है because आप एक्सपर्ट है ना बुक्स के, तो आई वांट मैं निहारी का भी एक्सपर्ट हूँ। लाहौर के अंदर जो वाहिद निहारी जो खाने के इलाका है वो मोहम्मदी निहारी। यही क्वेश्चन था मेरा कि लाहौर में आप कंसिडर, क्योंकि नॉर्मली मैं कराची वालों तो भाई लाहौर में नहीं निहारी नहीं है ना, उन्हें यहाँ की बिरयानी पसंद आती है ना। नहीं कराची वालों ने, मैं कराची घर है मेरा, लेकिन कराची में ढंग की निहारी नहीं मिलती।
मोहम्मदीन हरी इज द बेस्ट। बहुत लोगों को ऑफेंड I कर दिया hope आपने all ये बात Karachiites करके। are hearing this. लेकिन आई एग्री कि खाने के मामले में तो मतलब ऑब्वियसली कराची इज मच सुपीरियर। Yeah. मजीद कंट्रोवर्शियल करता है ना बात को, लेकिन बट या कुजीन में नहारी आप रेकमेंड करें, बट एनीथिंग एल्स दैट आजकल कोई रीसेंट कोई फिल्म आपने देखी हो या कोई ऐसी किताब जो आपको लगता है कि हर किसी को लाजमी पढ़नी चाहिए? किताबों पे like I would really want to हाँ, know as some a must person, reads. as like an individual as well. Okay, what kind of books do you think we should be reading? देखिए जब से ये गजा पे वो शुरू हुआ है जेनोसाइड पैलेस्टीनियंस का, तो आई बीन वेरी डिस्टर्ब्ड एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर इक्वली डिस्टर्ब्ड, और अब मुझे फोकस बिल्कुल नहीं हो पाता मुझसे। अगर मैं पढ़ने भी बैठता हूँ ना, तो कोई ना कोई जहन कोई चीज उससे कनेक्ट कर रहा होता है कि ये वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जो इस वक्त हो रहा है वो इतना भयानक और संगीन है कि अगर मैं कुछ आप किसी चीज से कोई कनेक्ट होने के लिए पढ़ते हैं ना, तो वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा। कुछ भी मैं पढ़ रहा होता हूँ तो एक जहन में घूम रहा होता है कि एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टारगेटेड। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों से मेरा ताल्लुक जो है वो रिवाइज हो गया है। आपने फिल्म वगैरह की बात की, अब अगर मैं कोई फिल्म का सोचता भी हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छा इसके एक्टर्स और उसके एक्ट्रेसेस जो है उनका क्या स्टैंस एक पॉलिटिकल रहा है। ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि वो तो मुझे फिर कोई दिलचस्पी नहीं है, कितनी भी अच्छी सीरीज हो या जिसको मैं पहले देखता रहा हूँ शौक से, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट। कोई यानी नॉट अ सैक्रिफाइस, नथिंग, इट्स जस्ट डिस्कनेक्ट। मुझे नहीं देखनी। हम एज अ पीपल बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि हम कोई चीज मिस कर रहे हैं। देयर वाज समथिंग वी कुड हैव डन which we have not done. और इससे मुराद मेरी कोई एहतजाज और वो उस टाइप की चीज नहीं है, बल्कि और भी कोई चीज एक बेसिक ह्यूमन लेवल पर हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। कुछ यानी होता है कि बिल्कुल बेबसी का जो एक वो होता है एहसास, वो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑलवेज एबल टू डू समथिंग, लेकिन वो जो होता है एक मिसिंग एक लिंक है, वो नहीं मिल पा रहा मुझे। आई थिंक हमारा मसला ये ना कि बाय द वे कोई जजमेंट नहीं है किसी पे अगर कोई चूज कर रहा है कि मैंने बायकॉट नहीं करना, लेकिन एज अ नेशन अगर जूम आउट करके देखें ना, तो हमारा सबसे बड़ा मसला यही कि वी ऑलवेज सेटल फॉर द बेयर मिनिमम। अमेरिका में ना वो लोग मुसलमान हैं, ना उन लोगों का कोई डायरेक्ट ताल्लुक है फलस्तीन के साथ। पूरे अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में एहतजाज हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को उठा के जेलों में डाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन वो नहीं रुक रहा। एक इस बात पे इंडिविजुअली किसी के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि एज अ नेशन ये सोच हमने कभी डेवलप ही नहीं की हुई कि वी हैव टू, इफ वी फाइंड अ कॉज वी हैव टू गिव इट आवर समथिंग, नॉट जस्ट ऑलवेज सेटल फॉर boycotts, because boycott is the bare minimum that we can do, right? वो तो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि ओके नजरियाती तौर पे मेरा इस कंपनी से इख्तलाफ है, क्योंकि ये एक्टिवली स्टैंस वाइज मेरे स्टैंस के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड पे खड़े हैं, तो मैं किस मुंह से इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं? मेक सेंस। इफ somebody hasn't had that realization yet, I hope they do soon, लेकिन there's nothing I think we need to do more. But I did see, I guess, आप लोगों के Facebook page पे कि you also returned some sponsorship money to the EU because of their stance on the genocide. So और मैं वो पढ़ के भी I was very happy about it कि अच्छा there are people still out there जो कि इसको इतना actively देख रहे हैं, consider कर रहे हैं और action भी ले रहे हैं उस पे। तो yeah. And I'm sure it must be hard, because let me emphasize, this is a very hard decision to make, because when you're trying to do good with something, so you tend to, it becomes infinitesimally harder to say no to something. So that's such a good job. That's a pretty good one. I guess to wrap up our podcast, जो सबक वाली हम बात कर रहे थे, sadly फिर भी करनी पड़ेगी। आपने कुछ रिकमेंडेशन पूछी थी, तो मैं मोहम्मद खालिद अख्तर साहब को कहूँगा, उनकी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लोग उस पढ़ें, उनको मज़ा आएगा। एक ज़माने में उनकी कुछ कहानी थी चचा अब्दुल बाकी, तो वो बख्तियार खिलजी उनका भतीजा था और ये चचा अब्दुल बाकी, और एक से एक इनके क्वायोटिक मंसूबे होते थे, और कभी जेबरे विक्टोरिया में लगने के लिए इंट्रोड्यूस करा दें, उसका मंसूबा बनता था, कभी कुछ बनता था, तो हमेशा फेलियर पे होता था, लेकिन बहुत ही एक वो एंटरटेनिंग। तो उस पे टीवी सीरीज भी बनी थी चचा अब्दुल बाकी। अच्छा, हाँ, चेक दैट आउट। तो वो भी इंटरेस्टिंग, कोई ढूंढ ले अगर उसको तो मिल जाएगी।
और आपने गुलाम अब्बास की गुफ्तगू से शुरू में आपने जिक्र किया था, हाँ. तो गुलाम अब्बास साहब का एक नया कलेक्शन अनपब्लिश्ड, पब्लिश तो मैगजीन्स में हुआ था, लेकिन अननोन आप कह लीजिए उसको, जो इनकी 40 से 50 के करीब अफसानों का प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब ने उसको एडिट किया है हिंदुस्तान से, और वो छप रहा है. तो यू नो दैट विल बी अ मेजर लिटरेरी इवेंट. अरशद महमूद साहब जो हैं वो नैयर नूर की बहुत सारी गाई हुई चीज़ों का जो उनके आखिरी दिन थे उनको रिलीज कर रहे हैं यूट्यूब पे. That sounds good. फिर आईना हैरत शायद के निखर जाए भी उसकी गजल रिलीज हुई है, छोटी सी बहुत खूबसूरत. तो दीज आर ऑल मेजर इवेंट्स, लेकिन हम थोड़े से यू नो उसको सर सेलिब्रेट शायद नहीं करते. करना चाहिए वैसे, definitely there's a lot to do. There's फिर a आईना lot. आलम शायद के निखर जाए, नॉट आईना हैरत. right. ठीक है. And then a lesson that you want to talk about generally. अपने बच्चों को पाकिस्तान स्पेलिंग बी में हिस्सा लेने के लिए भेजिए. Free promotion. Yes. No, I think that's brilliant. No, Supplement I think it. that deserves to be mentioned constantly. क्योंकि और I think हम YouTube के नीचे ना लिंक भी डाल देंगे description. That would be wonderful. No, I fully think कि every kid out there should participate. और इतना catchy उसका anthem भी है, तो I wish हमारे टाइम पे spelling bees वो भी रिलीज होना है और उसको बाद इंशाल्लाह. ठीक है, चलें फिर. Thank you again बहुत for शुक्रिया being with आपका. us. Okay.